बिहार पहला राज्य है जिसने पिछड़ों का आंकड़े आज प्रकाशित किए हैं और इसका संदेश पूरे भारत में जाएगा। आज कल के बाद आप देखिएगा जो ओबीसी कम्युनिटी है निश्चित रूप से इस पे चर्चा शुरू हो जाएगी। तो जिसकी जितनी आबादी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए। अभी राहुल गांधी ने एक बयान पार्लियामेंट में दिया कि यहाँ करीबन 90 IAS अधिकारी हैं जिसमें केवल 3 ओबीसी की हैं। अगर ओबीसी की संख्या 1931 की जो जनगणना हुई थी और 90 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस समय 52% माना गया था और उनको रिजर्वेशन 27% कर दिया गया। तो वहाँ भी उस समय हकमारी हुई। चूँकि पिछड़ों में अभी जागृति नहीं है, वो अपनी ताकत को पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है जो उसने आज बता दिया है कि पिछड़ों की एक हाथी जैसी ताकत है। जिस दिन ये महसूस कर लेंगे वो केंद्र से लेकर सभी राज्यों में उनकी अपनी सरकार होगी। क्या जो गठबंधन बना है INDI अलायंस जो बना है उसको इस रिपोर्ट का फायदा मिलने वाला है 2024 में? IND को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। राहुल गांधी इस पर पार्लियामेंट में और मध्य प्रदेश में पूरी स्थिति बता दिए हैं। ये बात जन जन तक पहुंच रही है। सोशल मीडिया में उठा के आप देखें, अभी 1 घंटे के पहले आप देखें लगातार इस पे लोग अपने विचार रख रहे हैं। तो इस गठबंधन का फायदा जो है इंडिया को मिलेगा, एनडीए को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब पिछड़ा जो है ना वो अपनी हिस्सेदारी लेके रहेगा। अब 2024 का चुनाव है, उससे पहले मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में, मिजोरम में। इन चुनावों को कैसे देखते हैं आप? हम इस चुनाव को ये देख रहे हैं कि जो इंडिया का गठबंधन है वो इन 4-5 राज्यों में हावी होगा, क्योंकि हर दिन एक नई चीज़ निकल के आ रही है। और आपको बताऊं जो हिस्सेदारी थी कि चाहे वो दलित की हो, पिछड़े की हो, माइनॉरिटी को हो, लेकिन उसको उसकी आबादी के आधार पर इन 75 सालों में उसकी हिस्सेदारी नहीं मिली है। क्योंकि एक नई चीज़ उभर के आई है तो निश्चित रूप से इस पर पूरे देश में चर्चा होगी और हर राज्यों में ये दबाव बनाएगी ओबीसी की हमारी जनगणना कराओ। आप कल देखिएगा, परसों यहीं चौराहे पे देखिएगा कि जो भी ओबीसी के लोग आएंगे वो इस बात को कहेंगे कि आप हमारी भी जनगणना कराइए, क्योंकि एक शुरुआत हो चुकी। उत्साह कहीं बढ़ जाएगा, उत्साह जो है लोगों में आ जाएगा, बहुत बढ़ेगा। अच्छा, आज की डेट में जैसा कि उन्होंने कहा 55 और 56% ओबीसी की पॉपुलेशन वहाँ बिहार में है, तो अकेले ओबीसी सक्षम है सरकार बनाने के लिए वहाँ। और केंद्र में भी अगर ओबीसी में अगर चेतना आई तो 2024 में ओबीसी वहाँ हावी होगा। ये जो ओबीसी वहाँ जो बैठे हुए हैं ना, ये गुलाम बैठे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं बैठाए गए हैं। ओबीसी का चेहरा सिर्फ है, चेहरा है। मोदी एक ओबीसी के चेहरा है, जैसा ओबीसी नहीं है, वो बैठाए गए हुए हैं। अगर वो ओबीसी होते तो शायद जो ओबीसी की भागीदारी होनी चाहिए। आपने भी सुना होगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, राहुल गांधी ने जो पार्लियामेंट में जो मध्य प्रदेश में कहा कि 90 IAS अधिकारियों में से केवल 3 कहाँ कैबिनेट सेक्रेटरी के 3 हैं, और जिसकी इस देश में 56% पॉपुलेशन हो उसके 3 सेक्रेटरी हो, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। ओबीसी अगर अब भी नहीं जागता है तो इसका मतलब कि वो मुर्दा हो चुका है। आज ज़रूरत है ओबीसी को जागने के लिए और वो निश्चित रूप से जागेगा। हम लोग भी उसकी पूरी कैंपेन चलाएंगे। ये मैं खास करके नीतीश जी का और खास करके जनता दल तो सरकार मौजूदा है उसकी आप बात कर रहे हैं। अभी जो जातिगत सर्वे सामने आए हैं बिहार के आंकड़े, सबसे ज़्यादा पिछड़ों की आबादी उसमें दिखाया गया है, 63% के आसपास है। 15% के आसपास जो है सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो क्या इस तरह की जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, ये क्या पूरे देश में ओबीसी समाज के लोगों को आगे उनकी जनगणना कराने के ऊपर प्रेरित करेंगे? नेताओं के ऊपर दबाव होगा, खासतौर पर मौजूदा सरकार भाजपा के ऊपर दबाव होगा? देखिए, ये कोई दबाव नहीं है। इस जनगणना का हम भारत के नागरिक होने के नाते स्वागत करते हैं।
भारत में जाति सच्चाई है और जाति जब यहाँ पशुओं की गिनती होती है तो आदमियों की भी गिनती होनी चाहिए। स्वागत योग्य कदम है, सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। और माननीय कांसीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर 100 रोटी है 100 भूखे हैं तो सबको एक एक मिलनी चाहिए। भारतीय जनगणना होनी चाहिए। और रहा सवाल पिछड़ों का, तो पिछड़े समाज के लोग, चाहे अगड़े समाज के लोग, चाहे दलित समाज के लोग, ये देश सबका है, सबको लेके चलना चाहिए। जो सबको लेके चलेगा वही आगे बढ़ेगा। इस जनगणना का हम स्वागत करते हैं। इसकी शुरुआत बिहार से हुई है, जो भगवान बुद्ध की, महावीर स्वामी की और कर्पूरी ठाकुर की, जगदेव प्रसाद कुशवाहा की धरती रही है। और ये पूरे देश के लिए एक संदेश है। पिछड़ों की जितनी आबादी है उनका उतना प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और इसका स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सवाल ये है कि पिछड़े के जितने नेता हैं सब दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं। पिछड़ों की लड़ाई तो दलित समाज लड़ता है, चाहे वो मंडल कमीशन की लड़ाई हो। हमारे गाजीपुर जिले में 4 नौजवान चमार समाज के थे, पिछड़ों के मंडल कमीशन के लिए शहीद हो गए। ये तो 52%, 62% कहते हैं और 27 पे उलझे हुए हैं। ये अपनी नहीं लड़ाई लड़ पा रहे हैं। राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था कि सन सोपा ने बांधी गांठ 100 में पिछड़े पावे 60, लेकिन वो नारा ही रह गया। आज उस नारे पे उसको आदर्श मानने वाली समाजवादी पार्टी खुद पिछड़ा विरोधी है। वहाँ देख लीजिए, माननीय मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब उनका बेटा है, कल उनके बेटे और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। खुद वो पिछड़ों को नहीं मानते हैं। एक जात की बात वहाँ होती है, एक परिवार की बात होती है। तो इस तरह से भी देश में पिछड़ा समाज क्या करे? पिछड़ा समाज तो खुद गुमराह है। पिछड़े समाज का नेता तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जैसा होना चाहिए, राम नरेश यादव जैसा होना चाहिए, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जैसा होना चाहिए, साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले जैसा होना चाहिए। पिछड़े समाज का नेता लालू और मुलायम अखिलेश जैसा नहीं होना चाहिए, जो पिछड़ों की बात करे और अपने परिवार में सांसद और विधायकी बांटे। तो इसकी निंदा होनी चाहिए। उसके सुधार की उसमें भी जरूरत है। पिछड़ों के जो नेता हैं कहीं बिल्कुल पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए और सबको पिछड़े का हक मिलना चाहिए। अभी तक पिछड़ों का हक नहीं मिल रहा है, मारा जा रहा है। नहीं, जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल रहा है। पहला नंबर तो जातिगत जनगणना हो जाए, पता चल जाए कि कौन कितने लोग हैं और उस परसेंटेज के हिसाब से उनको उसका व्यवस्था किया जाए और उस हिसाब से उनका क्या इससे प्रेशर पड़ेगा जो मौजूदा सरकार है? ये जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है, क्या 2024 का जो चुनाव है उस पर जो है असर पड़ने की उम्मीद लग रही है आपको? नहीं, असर तो पिछड़ों की आबादी ज़्यादा निकल कर सामने आई है, तो क्या दबाव में रहेगी भाजपा? नहीं, बिल्कुल दबाव में रहेंगे और दबाव का नतीजा कुछ जो है दिखाई दे रहा है। अच्छा, दिखाई कि बिल्कुल दिखाई झुक रहे हैं। अब झुक रहे हैं, देखिए गैस में थोड़ा सा घटा दिए और तमाम जो है तरह की योजनाओं की बात कर रहे हैं और ये भी करेंगे, ये जातिगत जनगणना भी कराएंगे। और अब जनता समझ गई है, वो चाहे सब्सिडी दे दें या कुछ भी कर दें। जैसे मरने लगे तो जातिगत जनगणना करा के या आप सब्सिडी दे के या पैसा दे के कुछ फ़ायदा नहीं है। 9 साल में सब एकदम बर्बाद हो गए। नौजवान जिसको रोजी रोजगार की ज़रूरत है उसका उम्र निकल गया, क्या करे हो? 9 साल बहुत वक्त होता है। आप क्या कहेंगे चाचा? जो जातिगत सर्वे सामने आया है उसमें क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है उस पर असर पड़ने की उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल असर पड़ेगा। जनगणना होनी चाहिए जिससे जातिवार संख्या का पता चल सके और उनको जो है उनका हक मिल सके। कहाँ घर है सर आपका? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ। यूपी की स्थिति क्या देखते हैं? यूपी में क्या जो सर्वे बिहार में आया है उसी तरह का जो है पिछड़े भी इसी तरह? हाँ, अगर जनगणना नहीं हुई तो बीजेपी हारेगी निश्चित रूप से। इतना असर पड़ेगा? इतना असर पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ बीजेपी को समझ में आ रहा है। हाँ, पिछड़ी जाति का सर्वे बिल्कुल नहीं हुआ है आज तक। होना जरूरी है। पिछड़ी जाति को हक नहीं मिल रहा है उसका। सन 2000 में राम प्रकाश गुप्त जब मुख्यमंत्री थे, अगड़ों को पिछड़ों में कर दिया और अब कह रहे वर्गीकरण होगा। वर्गीकरण तब भी हो सकता था जब सामान्य जाति में थी वे। आज वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी? हाँ, मौजूदा जो सरकार है क्या आम लोगों के लिए काम कर पाई है? कुछ भी नहीं कर पाई। कहाँ है नौकरी? किसको मिल रही है बताइए? तुमका ना दिखाए। 24 में क्या उम्मीद लग रही है? आंकड़ा तो बताओ, कोई आंकड़ा दो, कोई आंकड़ा दीजिए आप।
आप बताइए, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार से पूछना चाहते हैं, दो कोई आंकड़ा। अरे विपक्ष का कह रहा, विपक्ष का चुड़िया पहने हुए 24 में अब हवा हवाई चल रहा। हाँ, हवा हवाई। आपको क्या नहीं है?